मॉडर्न इंडिया यूपीएससी की एग्जाम में नहीं, अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन यूपीएससी में रहते हैं और बीपीएससी में भी 25 क्वेश्चन के आसपास, यूपीपीसीएस में 25 क्वेश्चन के आसपास, छत्तीसगढ़ पीएससी और जेपीएससी इन दोनों में सेक्शन डिवाइड किया हुआ है, जिससे लगभग एंसेंट मिडिवल मॉडल से 10 क्वेश्चंस रहते हैं। छत्तीसगढ़ में 5-6 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज हम मॉडर्न इंडिया को स्ट्रक्चर्स के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया, इसको मैंने 5 टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है अपने नोट्स स्ट्रक्चर्स में, जो आपको समझाने की बहुत आसान तरीके से कोशिश करूंगा। तो टॉपिक 1 में हम क्या देखते हैं? टॉपिक 1 में विदेशी। विदेशी से मतलब है कि जो हमारे देश में आए, कब आए, कैसे आए, उसके बाद उन्होंने क्या किया। ठीक, फॉरनर, विदेशी। 1498, ठीक है। इसके बाद आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण की ओर हम गए, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। अब इन दोनों के टाइम पीरियड में क्या है, एक विदेशी का जब आगमन हुआ था तो उस समय मुगल काल चल रही थी भारत में, और जब मॉडर्नाइजेशन जब हो रहा था 1800 में, तो उस समय पोस्ट मिडिवल इरा था, मतलब मुगल इरा और पोस्ट मुगल। पोस्ट मुगल इरा से तात्पर्य है औरंगजेब के बाद। अपने इतिहास में पढ़ा हुआ है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी, और उसके बाद जितने भी उनके उत्तराधिकारी हुए उनको उत्तरवर्ती मुगल काल के टाइम पीरियड में काउंट किया जाता है। इसके बाद राष्ट्र के रूप में अभिव्यक्त होना, राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र के रूप में अभिव्यक्त होना 1857। हम कभी भी एक राष्ट्र के रूप में हम नहीं थे, हम आपस में लड़ते थे, विदेशी आते थे, हमें लूट के चले जाते थे, और फिर हम वही जात के नाम पर हम लड़ते रहते थे, अपने अपने रियासतों के नाम पर लड़ते रहते थे। देश में जो एकता हुई है वो पहली बार जो एकता देखने को मिली है 1857 की क्रांति में हुई है, जब हर देशी रियासत को डलहौजी की हड़प नीति और गोद नीति की, इन दोनों नीति ने भारत को जाने अनजाने में एक कर दिया, और सारे देशी रियासतें ने मिलकर अपने नेता जो उस समय जो मुगल काल के जो अंतिम वारिस थे उनको बनाया, और उसके बाद 1857 की क्रांति। ठीक, टॉपिक 2, मुगल काल के जो अंतिम नेता थे उनका नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, टॉपिक 2 में हम विदेशी कंपनी देखते हैं, विदेशी कंपनी। ठीक है, विदेशी कंपनी जैसे वो लोग आपस में संघर्ष करेंगे अपना वर्चस्व कायम करने के लिए। एक तरफ तो भारतीय राजाएं लड़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपसी संघर्ष होगा, आपसी संघर्ष, आपसी संघर्ष किसमें होगा? मुगलों में। मुगल तो खत्म हो चुका है, जो कम आए ब्रिटिश कंपनी जो हमारे देश में आए हैं, जैसे ब्रिटिश 5 कंपनी आए थे, ब्रिटिश एंड फ्रांस,
वर्चस्व की लड़ाई है कि भारत पे कंट्रोल कौन करेगा, ब्रिटिश डच और वहीं दूसरी तरफ भारतीय राजा जो देशी विरासत के हैं, भारतीय राजाओं इनके भी आपस में चले, क्योंकि किसी किसी भारतीय राजाओं के साथ फ्रांस के साथ अच्छे संबंध थे, किसी की ब्रिटिश के साथ अच्छे संबंध थे। तो यहां पर ब्रिटिश बंगाल मैसूर मराठा सब आपस में लड़ेंगे और इसमें अंत रूप से जीत किसकी होगी, ब्रिटिश। फ्रांस। फुट करो और आज को ब्रिटिश। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक है BDF। पुर्तगाल, डेनिश, ब्रिटिश, डेनमार्क, फ्रांस। ठीक, टॉपिक 3, टॉपिक 4। टॉपिक 5 में ब्रिटिश विजन, क्योंकि यहां हम देख चुके हैं कि एक तरफ तो आपसी संघर्ष ब्रिटिश फ्रांस की हो रही है, ब्रिटिश डच की हो रही है, वर्चस्व की लड़ाई, और वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश बंगाल से लड़ रहा है, मैसूर से लड़ रहा है, मराठाओं से लड़ रहा है, और यहाँ पर फुट डालो और राजद्रोह की नीति अपनाई जा रही है। और आपस में ही भारतीय लोग मैसूर मराठाओं से लड़ेंगे, मराठा मैसूर से लड़ेंगे, मैसूर फ्रांस का सपोर्ट करेगा, बंगाल ब्रिटिश का सपोर्ट करेगा। तो ऐसी फुट डालो राजद्रोह की नीति के तहत हमें तोड़ा गया और लगभग सैकड़ों साल तक हमें गुलाम रखा गया। ठीक है, अब ब्रिटिश जब जीत जाएंगे लड़ाई में तो ये आर्थिक लूट, ठीक, सांस्कृतिक लूट, आर्थिक लूट से मतलब है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक। सांस्कृतिक लूट में हम पढ़ते हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, पैक्स ब्रिटानिया थ्योरी, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, पैक्स ब्रिटानिया थ्योरी, ठीक है। और जब एक तरफ तो हम हमारा आर्थिक लूट कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं पैसों से, और दूसरी तरफ हमें चोट पहुंचा रहे हैं, सांस्कृतिक चोट पहुंचा रहे हैं, जब ये दोनों करेंगे तो दोनों से क्या होगा, विरोध होगा। अब विरोध कौन करेंगे, भारतीय समाज सेवक, ठीक। सांस्कृतिक लूट में अपने धर्म को जबरन यानी जबरदस्ती भारतीयों पे थोपना चाहते हैं। जैसे पुर्तगाल को भी देखिएगा, पुर्तगाल एक समय में जो आज वर्तमान में गोवा है, वहां पर एक जब थर्ड गवर्नर मार्टिन प्रो जब आए थे, तो इनकी एक पॉलिसी थी कि भारतीय लड़कियों से विवाह करो यानी शादी करो और जनसंख्या बढ़ाओ, और ये हुआ भी। आज भी देखिएगा मैक्सिमम गोवा में, पुडुचेरी में, इस सब में फॉरेनर्स ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जब समाज से भी बड़े बड़े हस्ती जब विरोध करेंगे तो विरोध होने के बाद क्या होगा, आंदोलन होगा, विरोध के बाद
आंदोलन हो। एक तरफ तो आंदोलन होगा और दूसरी तरफ क्रांति। ठीक, एक बात हमेशा याद रखिए, आंदोलन का तात्पर्य है कि जब किसी उद्देश्य के लिए अगर मूवमेंट किया जाए और वो उद्देश्य अगर आपका पूरा हो गया तो आंदोलन खत्म हो जाता है। परंतु जब भी क्रांति अपनी पैर जमाएगी, और क्रांति जब भी किसी भी देश में हुई है पूरी तरह से 100% उस चीज को, उस शासन को, सरकार को हिला दी है और पूरी परिस्थिति ही बदल रही है, तो क्रांति संपूर्ण परिवर्तन की मांग करती है। ठीक है, क्रांति हमेशा संपूर्ण परिवर्तन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा। क्रांति भी हो गई, आंदोलन भी हो रहा है एक तरफ, तो प्रतिक्रिया भी होगी। प्रतिक्रिया में हम आंदोलन देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ क्रांति चल रही है। आंदोलन और 1857 की क्रांति, ये सब विरोध का ही कार्य। रिजल्ट। आंदोलन में हमें क्या देखने को मिलेगा? सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। क्लियर? और क्रांति क्या होगा? ब्रिटिश शासन को रोकने के लिए क्रांति की जाएगी। ब्रिटिश शासन को रोकने के लिए। इसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है और देश के खातिर अपने सब कुछ निशावर कर दिया है। ठीक है, जब सामाजिक सुधार आंदोलन होंगे तो जनता क्या होगी? यहाँ जनता जागरूक होगी, उनको पूरी चीज परिस्थिति बताई जाएगी। और वहां पर क्या है, क्रांति से क्या होगा? राजनीतिक संगठित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जनता जागरूक भी नहीं है, जनता परिपक्व है, जनता बहुत चीजों से अनजान है, और वहां पर कोई भी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो पूरे देश को एक साथ में लेके चल सके। और इसी का परिणाम हुआ कि 1885 में संस्थाएं बनने 1885 में संस्थाएं बनने लगेंगी, संस्थाओं का उदय होगा। ठीक, तो यहीं से देखने को मिलता है कि एक बड़ी संस्था जो आती है, राजनीतिक पार्टी आती है, जिसका नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अभी जो वर्तमान समय में जो पंजा छाप है उसी पार्टी की बात है। 1885 में गठन हुआ था। हाँ, 1885 में इसका गठन किया गया था, और इसके बाद सब चीज एक व्यवस्थित रूप से चली। ठीक है, अब इनके आने के बाद क्या होगा? राजनीतिक संगठित हो रही है। राजनीतिक संगठित होने के बाद जनता को जागरूक भी किया जा रहा है, जनता को घर घर समझाया जा रहा है कि किस तरह से हमें लूटा गया, किस तरह से हमें फूट डालो राज करो की नीति हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा आधुनिक भारत जो है पूरा आधुनिक भारत इसी स्ट्रक्चर्स में समेटने की कोशिश करूंगा, और इसका डिटेल्स हम लोग एक एक क्लास में पढ़ते रहेंगे। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। अभी जब आधुनिक भारत में देखिएगा स्वाधीनता संग्राम हो, स्वाधीनता संग्राम। इस स्वाधीनता संग्राम में आपको नरम पंथ, गरम पंथ,
गांधीवादी सिद्धांत, नरमपंथ, गरमपंथ, गांधीवादी राजनीति या सिद्धांत देखने को मिलेगा। और इसको सिस्टमैटिक ढंग से चलाया जाएगा। एक तरफ तो नरमपंथ अपना काम करेगी, दूसरी तरफ गरमपंथ। और ये 1895 में एक सब कांग्रेस की है, लेकिन 1895 में दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 10 साल जो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था रहेगी। गरमपंथ अपने विचारधारा पे कार्य करेगी, नरमपंथ अपने विचारधारा पे कार्य कर रही है, दोनों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसी के बाद क्या होता है कि 1906 में फिर एक ऐसी राजनीतिक पार्टी आती है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और यहां से फिर राजनीति का नया दौर स्टार्ट हो जाता है। राष्ट्रवाद का दौर स्टार्ट होता है, हिंदू बनाम मुसलमान। ठीक, अब इसके बाद प्रति संतुलन, बार बार लॉलीपॉप दिया जाएगा और इस तरह से करते 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 हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को में स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली। आज हम बहुत गर्व से बोलते हैं कि स्वतंत्रता, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम एन इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ एन इंडियन, ही इज दैट, ही इज हर, आस, हिम, तो सबके लिए गर्व का क्षण है। लेकिन इस आजादी को दिलवाने में जिन्होंने अपने घर की कुर्बानी, अपने जिंदगी की कुर्बानी, अपने सोच की कुर्बानी, अपने सपनों की कुर्बानी दी, बस इस धरती के सरजमी पाने के लिए, आजाद करने के लिए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेहरू जी, गांधी जी, महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और भी बहुतों नाम है, महान महान व्यक्तियों के नाम है जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इन चीजों में। और खास करके तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इन तीनों का बहुत ही अतुलनीय योगदान है जो भुलाया ही नहीं जा सकता है। और ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना का भी एक समय में भारतीय राजनीति में अहम योगदान रहा, लेकिन 1924 में नेहरू रिपोर्ट के बाद वो पूरे हिंदुत्व के विरोध में चले गए। अगर हम अंदर जाके अगर हम पढ़े तो मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा राष्ट्रवाद नेता मोतीलाल नेहरू नहीं थे, न जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई 1924 में जो मोहम्मद अली जिन्ना को विद्रोह करना पड़ा, पाकिस्तान की मांग के लिए लड़ाई करना पड़ा, और जब तक वो पाकिस्तान को अलग नहीं कर लिए तब तक उनको चैन न मिली। गांधी जी इसके लिए अथक प्रयास करते भी रहे। अब उन्होंने भी अपना अतुल्य योगदान दिया कि भारत का टुकड़ा ना हो, भारत का विभाजन ना हो, लेकिन गांधी जी के भी योगदान को भुला दिया जाता है। उनके भी सिद्धांत अंग्रेजों को अपने दम पर, अपने विचार के दम पर, अपने सिद्धांत के दम पर उन्होंने हिला के रख दिया था। एक अकेला इंसान महात्मा गांधी, जो कभी कांग्रेस को किसी भी सम्मेलन में सम्मान के साथ लंदन नहीं बुलाया जाता था। गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जब 1930 में हुई, नहीं बुलाया गया। जब उनको यह समझ में आ गया कि गांधी की हस्ती क्या है भारत के, तब जाके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन की मनाली के द्वारा, वहां के गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा निमंत्रण दिया गया और वहां पर गए, अम्बेडकर भी गए। लेकिन गांधी उस समय सिर्फ पूरे भारत के लिए लड़ रहे थे और सबको एक सिख कंट्री के लिए बनाने के लिए लड़ रहा था, कोई दलित कंट्री बनाने के लिए लड़ रहा था, कोई मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए लड़ रहा था, कोई ईसाई कंट्री बनाने के लिए लड़ रहा था। लेकिन उस सम्मेलन में सिर्फ एक ही व्यक्ति तो ऐसा था जो अपने देश को लेके साथ साथ सारी समस्या और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था,
उसी तरह विनोबा भावे का भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। विनोबा भावे ने भी अपना अतुलनीय योगदान दिया है स्वतंत्रता संग्राम में। इतिहास के पन्नों में बहुत सारे ऐसी गलत चीजें लिख दी गई है कि गांधी ऐसा थे, विनोबा भावे ऐसा थे, नाथूराम गोडसे ने आखिर में गांधी जी को क्यों गोली मारा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब आप इतिहास को जब डिटेल से पता चलोगे तो इन लोगों की कुर्बानी पता चलेगी कि इन लोगों ने अपने देश को आजाद करने के लिए क्या क्या कुर्बानी दी। आज जो आधा अधूरा ज्ञान जो लोगों के दिलो दिमाग में कॉपी पेस्ट वाली बुक की जो मार्केट में बिक्री हो रही है उसको पढ़ के जो आधा अधूरा ज्ञान जो हासिल कर लिया उससे कोई गांधी को ऐसा बोलता है, कोई उनको ऐसा बोलता है, तो अधूरा ज्ञान आ रहा है। यही कहा जाता है कि जब अधूरा ज्ञान हो तो अलकट गगरी छलकट जाए। तो कभी भी आधा अधूरा ज्ञान हो तो दूसरे को ज्ञान नहीं देना चाहिए, अपना ज्ञान अपने पास रहना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए और देश के लिए हानिकारक होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। तो इस तरह से देखिए इस स्ट्रक्चर से माध्यम से भारत में आधुनिकरण के इतिहास से 3 संदर्भों में देखा जाता है। हिस्ट्री ऑफ फॉरेन कंट्री, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, 1857 रिवोल्ट। इतिहासकारों ने तीसरे दृष्टिकोण को सबसे ज्यादा संबंधित दर्शाया है, क्योंकि वो मानते हैं कि भारत के एक राष्ट्र के रूप में उदय होना 1857 की क्रांति थी, क्योंकि इससे पहले हम कहीं ना कहीं टुकड़ों में बटे पड़े थे देसी रियासतों में। और बाकी में सच भी है, क्योंकि आप देखिए जब हम नव स्वतंत्र हुए तो सरदार पटेल भाई जब गृह मंत्री भारत के बने तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या और चुनौतियां थी कि 552 देसी रियासतों को एक कैसे किया जाए। और उन्होंने जिस तरह से अपने काबिलियत के बल पर 500 देसी रियासतों को मिलकर एक नव भारत का निर्माण किया, वो आज उसका परिणाम है। इसमें हर व्यक्तित्व का अहम योगदान है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देश की सर्जनी को दिया है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, ठीक है। मतलब कितना मिनट